हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल फ्लाइट। एक नई सीरीज़ आपके लिए लाने वाला हूँ जो आपके आईबीपीएस एसओ और आरआरबी एसओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, मैं पूरा सिलेबस तो पूरा एक्ट आपको नहीं पढ़ाने वाला। जो मेन मेन है वही पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट आई गारंटी यू कि आपको 4,000 5,000 के कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, टोटल 28 सब्जेक्ट्स थोड़ी सॉरी 28 एक्ट्स मैं कंप्लीट करवाऊँगा। बट आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो। साथ में एमसीक्यू भी करवाने का सोच रहा हूँ। बट हाँ, मतलब आपके एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाएंगे। बट टाइम लगेगा, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ। बट टाइम निकाल के मैं वीडियोस बनाऊँगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी आर एक्ट से। सभी जानते हैं बी आर एक्ट का मतलब है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। जे एंड के में 1956 से एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, अच्छा एक और बात कि टेलीग्राम पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, डायरेक्ट उसको खोलना, पहुंच जाओगे मेरे ग्रुप पे और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो बैक टू टॉपिक। तो जो पहले ये बना था, मतलब 16 मार्च 1949 को जब आया, तो इसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट इसका नाम रख दिया बी आर एक्ट, जिसको हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका नाम कब चेंज हुआ था? 1966 में। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, एक बार आ चुका है। अब बात करें इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, तो सेक्शन नंबर 3 पहले है, आ चुका है, ये भी याद रखना। अब सेक्शन 3 बोलता है कि जो बी आर एक्ट होता है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। दो चीज़ें याद रखनी है आपको, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी? जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, और दूसरा हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अब भाई बात करें डेफिनेशंस की, तो सारी डेफिनेशंस एक बार पढ़ लेना। बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो है सेक्शन 5B और सेक्शन 5C। सेक्शन 5B बात करता है बैंकिंग के रिलेटेड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ लेना एक बार। सेक्शन 5C बात करता है बैंकिंग कंपनी के रिलेटेड, कोई भी ऐसी एंटिटी जो बैंकिंग बिजनेस रन कर रही है वो बैंकिंग कंपनी होती है, पढ़ लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दोनों चीज़ें। अब बात करें सेक्शन 6 की, फॉर्म ऑफ बिजनेस इन बैंकिंग कंपनी में एंगेज। कौन से बिजनेसेस बैंकिंग कंपनी कर सकती है, बैंक कौन से बिजनेस कर सकता है? तो पहला कि बोरो कर सकता है, मनी लैंड कर सकता है, डील कर सकता है, साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कहाँ दी हैं? सेक्शन 4, 5, 6 ऑफ NI एक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात को। ओके, और जो हुंडीस होता है लोकल कस्टम्स में यूज होता है, अब इतना कॉमन नहीं रहा है। ठीक है, तो अब वापस बात करें कौन कौन से बिजनेस रन करते हैं, तो ये एजेंट की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ के। पब्लिक और प्राइवेट लोन प्रोवाइड करते हैं, मैनेज करते हैं शेयर्स को, इंडेमनीफाई करते हैं बिजनेस को, एग्जीक्यूट करते हैं ट्रस्ट को, और मेंटेनेंस ऑफ एनी बिल्डिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ लेना। अब बात करें सेक्शन 7 की, यूज ऑफ वर्ड बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी। कोई भी चलती फिरती एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन, आज उनका मन किया कि भाई आज हम बैंक वर्ड यूज़ करेंगे अपने नाम के साथ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आरबीआई की परमिशन लगती है बाबा, आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है, आरबीआई का लाइसेंस लगता है। कोई भी सुबह उठ के ये नहीं डिसाइड कर सकता कि भाई आज मैं अपने कंपनी, अपनी एंटिटी के साथ बैंकिंग कंपनी यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखना बात को, ये बात याद रहेगी। बट सेक्शन 7 याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेक्शन 8 बात करें प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग। अब मान लो कि ए बंदा है, इसको करना है बैंक के एक, इसको करना है चाय वाला के। जैसे आजकल चला हुआ ना, एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि स्टार्टअप करना है, चाय वाला, चाय का ठेला खोलना है। तो वैसा ही इसने मन बनाया कि भाई इसको बनना है चाय वाला। अब ये गया फेमस चाय वाला के पास। अब फेमस चाय वाला आप सभी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, फेमस चाय वाला है वो। अब उसके पास गया, फ्रेंचाइजी चाहिए भाई जी को, पर फ्रेंचाइजी के लिए लगता है रोकड़ा। अब फ्रेंचाइजी लेनी है तो बंदे ने कहा भाई मैं देखो फ्रेंचाइजी दूंगा बट लगेंगे 25 लाख रुपए। अब हमारे बंदे के पास इतने पैसे तो है नहीं। बंदा गया, बैंक वाले ने बोला ठीक है हम दे देंगे पैसे, बट उसके लिए रखनी पड़ेगी सिक्योरिटी। तो बंदा क्या करता है, सिक्योरिटी रखवा देता है। बट अब हम फेमस चाय वाले ने तो बोला था भाई तुम्हारा बिजनेस हम रन करवाएंगे, तुम्हें प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, बट हुआ नहीं। तो अब सीन क्या हुआ कि
अब बंदे को तो लॉस हो रहा, बंदा पे नहीं कर सकता, तो बैंक थोड़ा ना छोड़ेगा भाई अपना पैसा। तो बैंक क्या करेगा, उसकी सिक्योरिटी को बेच देगा, ठीक है। जो भी पैसा होगा उसको रिकवर कर लेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो उसको वापस कर देगा, ठीक है। तो यही बात करता है प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग कि जो बैंक होते हैं बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं गुड्स को एक्सेप्ट सिक्योरिटी रियलाइजेशन, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। इसको पढ़ लेना कि गुड्स का मतलब होता है कि हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, स्टॉक, शेयर्स, मनी, बुलियन, ठीक है। बुलियन होते हैं वो बिस्किट, खाने वाले नहीं, सोने के बिस्किट, ठीक है, गोल्ड बिस्किट। अब बात करें सेक्शन 9 की, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। कोई भी बैंक किसी भी तरह के इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकता 7 साल से ज़्यादा, एक्सेप्ट अगर वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए है तो, ठीक है। अगर कोई पर्सनल यूज़ के अलावा किसी बैंक के पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 7 साल से ज़्यादा नहीं रख सकता है। अगर उसको रखना है तो भाई चाहिए उसको आरबीआई की परमिशन। आरबीआई की परमिशन, भाई आरबीआई सभी बैंक्स का बाप है, इस परमिशन तो लगेगी ही, ठीक है। बेटा बाप की परमिशन के बिना क्या करेगा। अब सेक्शन 10B की बात करें। सेक्शन 10B बात करता है बैंकिंग कंपनी टू बी मैनेज्ड बाई होल टाइम चेयरमैन। हर बैंकिंग कंपनी के लिए एक होल टाइम चेयरमैन चाहिए होता है। वैसे एक्ट में तो 5 साल लिखा हुआ है, बट दिसंबर के टाइम पे एक खबर आई थी जब मैंने सुना था कि भाई इस 5 साल को बढ़ा के 10 साल कर दिया है, 10 साल और 60 साल की एज तक, जो भी इन दोनों में से अर्लियर होगा। बट एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, कंफर्म कर लेना इस बात को, ठीक है। कमेंट कर देना मुझे भी, अगर मैं भी श्योर हो जाऊंगा कि ये बात सही है नहीं, ठीक है। वैसे जहाँ तक मेरे को लगता है कि 80% ये बात सही है, जहाँ तक आइडिया है, ठीक है। अब सेक्शन 10BB की बात करें तो आरबीआई के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चेयरमैन और एमडी को, याद रखना। सेक्शन 11 बात करता है रिक्वायरमेंट एज टू मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, अगर कोई बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, इंडिया के अंदर, तो 5 लाख उनका कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। अगर कोई इनकॉर्पोरेट हुई है इन सिटीज़ में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इन सिटीज़ में अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको 20 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व चाहिए। और अगर कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया हुई है इनकॉर्पोरेट तो उसको 15 लाख तक का कैपिटल रिजर्व चाहिए, ठीक है। अब बात करें सेक्शन 12 की, रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। इनका जो मेन इन डेफिनेशन है मैंने यहाँ लिख दी हैं, इसको पढ़ लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इजी लैंग्वेज में लिखी हैं, आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो जो पेड अप कैपिटल होता है ये तीनों चीज़ें 1:2:4 में होनी चाहिए। मतलब जो जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो ऑथोराइज कैपिटल के हाफ से कम नहीं होना चाहिए, और जो पेड अप कैपिटल है वो सब्सक्राइब कैपिटल से हाफ से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 13 की बात करें, रेस्ट्रिक्शन ऑन कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। कोई भी बैंक किसी को भी अपनी पेड अप वैल्यू के 2.5% से ज़्यादा ना कमीशन पे कर सकता है, ना ब्रोकरेज पे कर सकता है, ना डिस्काउंट वगैरह दे सकता है, ठीक है। अपनी 2.5% से ज़्यादा पेड अप वैल्यू की अपनी 2.5% से ज़्यादा नहीं पे कर सकता है। अब सेक्शन 14 की बात करें, प्रोविजन ऑफ चार्ज ऑन अनपेड कैपिटल। अनपेड कैपिटल वो होता है जिस पे अभी शेयर्स इशू हो गए हैं बट अभी तक पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो उस पर कोई भी बैंक अनपेड कैपिटल पे लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, ये बोलता है सेक्शन 14। सेक्शन 15 बात करता है रेस्ट्रिक्शन एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कोई भी बैंक तब तक डिविडेंड पे नहीं कर सकता जब तक कैपिटल जो उसके कैपिटलाइज एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, शेयर्स को सेल करने की कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह, या कोई अदर लॉस हुआ है, इनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देता तब तक वो डिविडेंड पे नहीं कर सकता कोई भी बैंक। सेक्शन 16 की बात करें, प्रोविजन ऑफ कॉमन डायरेक्टर। कोई एक बंदा कहीं पर अगर ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुका है किसी एक बैंकिंग कंपनी में, तो दूसरी जगह किसी और कंपनी या बैंकिंग कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, सेक्शन 16 बात करता है। सेक्शन 17 बात करता है रिजर्व फंड की, ठीक है। जो भी बैंकिंग कंपनी है, जो भी बैंक है, उसको अपने डिविडेंड पे करने से पहले अपने नेट प्रॉफिट का 20% एज ए रिजर्व फंड रखना पड़ेगा। कोई भी बैंक उसको अपना 20% रिजर्व फंड में, जो भी उसका प्रॉफिट है उसके 20%
काट के अपने रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है सिक्योरिटी के लिए कि कल को दिवालिया ना हो जाए बैंक। अगर ऐसा कोई सीन होता है तो ये फंड उस टाइम पे यूज हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 18 बात करता है सीआरआर, जिसको सब जानते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो ये नॉन जो सेक्शन 18 है वो बात करता है नॉन शेड्यूल बैंक्स के लिए सीआरआर को मेंटेन करना होता है। मतलब सीआरआर का सीन क्या रहता है कि आपको एनडीटीएल का कुछ हिस्सा, जो एनडीटीएल आपका जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका कुछ हिस्सा आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पर ये आगे जो शेड्यूल बैंक्स की बात करें तो वो मेंशन करा है सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट में, ठीक है। अगर नॉन शेड्यूल बैंक की बात की जाए कि सीआरआर कहाँ मेंटेन करना, तो वो है सेक्शन 18। और अगर शेड्यूल बैंक्स की बात की जाए तो वो है सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है। अब सेक्शन 20 की बात करी जाए, रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस। कोई भी बैंक किसी को भी अपने शेयर्स के बदले, गोल्ड बुलियंस के बदले या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के बदले लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। या किसी अपने ही डायरेक्टर को या अपने डायरेक्टर, अगर अपना डायरेक्टर किसी और फर्म में इंटरेस्टेड है तो उस फर्म को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से अगर इंटरेस्टेड है तो भी जो बैंक है वो उसको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। सेक्शन 21 पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। आरबीआई के पास कौन से पावर हैं जिससे वो उसका एडवांसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। पहले तो सभी तरह से कंट्रोल कर सकता है कि जैसे कि कौन कौन कितना मार्जिन होना चाहिए एडवांसेस पे, द पर्पस विच एडवांसेस, कौन से पर्पस पे जो लोन है वो देने हैं नहीं देने हैं, वो आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, तो वो आरबीआई कर सकता है डिसाइड। अब सेक्शन 21A की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकिंग कंपनीज। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है कोई बैंक, तो उसको किसी भी कोर्ट में स्क्रूटनी के लिए, उसकी जांच के लिए, या उसको क्लेम नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। सेक्शन 22 की बात करें, लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। जो भी अगर किसी को अपना बैंक बनाना है या बैंक चलाना है तो उसको आरबीआई की परमिशन लगेगी, ठीक है। बिना लाइसेंस के वो ऑपरेट नहीं कर सकता इंडिया में। सेक्शन 23 की बात करें, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस। अगर कोई बैंक कहीं किसी और प्लेस में अगर अपना नया बिजनेस एस्टैब्लिश करने वाला है या अपने इसको शिफ्ट करने वाला है तो पहले आरबीआई की परमिशन चाहिए। बट अगर वो सेम सिटी, टाउन या बिल जहाँ पे ऑलरेडी ये अगर एस्टैब्लिश है उसी सिटी में, उसी टाउन में या विलेज में अगर फिर से अपना जो बिज़नेस है वो शिफ्ट करने वाला है, अपने बैंक को शिफ्ट करने वाला है, तो उसके लिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है आरबीआई की परमिशन की, ठीक है। तो बस ये था आज का लेक्चर सेक्शन 23 तक। और दूसरा लेक्चर में ट्राई करूँगा कि 2-3 दिन में आपको दूसरी वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट पे कुछ लिख देना यार, अच्छा सा लिखना है, और वीडियो को शेयर कर देना, साथ में सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।